में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg शीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रही हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। जांच अब सीबीआई के पास है। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। आइए सिलसिलेवार ढंग से इस घटना को देखते हैं। तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के 6 बजे। रात को यह हादसा होने के बाद सबसे पहले सुबह 6 बजे एक शख्स जूनियर डॉक्टर की लाश को देखता है तो वह चीखता है और वहां मौजूद पूरा स्टाफ क्राइम सीन पर इकट्ठा हो जाता है और लोग ये पहचान कर लेते हैं कि लाश किसकी है। इसके बाद वहां मौजूद एक सीनियर 1 घंटे बाद यानी 7 बजे इस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को फोन करते हैं और बताते हैं कि सर, यहाँ सेमिनार हॉल में एक लाश पड़ी है जो एक ट्रेनी डॉक्टर की है। उसके बाद संदीप घोष कहते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ। संदीप घोष का घर फूल बागान में है। फूल बागान से अस्पताल पहुँचने में 20 से 30 मिनट लगता है, पर क्योंकि सुबह का समय था तो संदीप घोष को कुछ समय और लगता है और वो सुबह 8 बजे अस्पताल पहुँच जाते हैं और लाश को देखते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से और जानकारी लेते हैं। उसके बाद वो अपने केबिन में चले जाते हैं। अब तक इन सब चीज़ों में 9 बज चुका था और 9 बजे संदीप घोष पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में लाश पड़ी है। 6 बजे लाश को सबसे पहले देखा गया और 9 बजे पुलिस को खबर जाती है। यानी इन सब में 3 घंटे लग जाते हैं और इन 3 घंटों में क्राइम सीन पर सब लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। फिर चाहे वो अस्पताल के कुछ सीनियर हो या डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ हो या नॉन मेडिकल स्टाफ, चपरासी हो या चौकीदार, ऐसे में क्राइम सीन पर मौजूदा सबूतों जैसे फिंगरप्रिंट्स, जूतों के निशान, सब कुछ तहस नहस हो गए, क्योंकि अपराधी के जूतों के निशान के साथ साथ वहां के स्टाफ के जूतों के निशान सब मिक्स हो गए। वहां मौजूद स्टाफ कहीं भी हाथ लगा रहा था, किसी भी सामान को उठाकर देख रहा था, तो ऐसे में अपराधी के फिंगरप्रिंट्स के साथ स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स भी मिक्स हो गए और इस तरह कुछ सबूत अपने आप तहस नहस हो गए। ऐसे में इतनी विभत्स घटना होने के बाद भी पुलिस को खबर करने में 3 घंटे क्यों लगे? जब लाश को 6 बजे देखा गया तभी पुलिस को खबर क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा किया जाता तो पुलिस क्राइम सीन को आकर प्रोटेक्ट करती, जिससे सबूत बचे रहते, जिससे हमें ये और अच्छे से पता लग जाता कि क्या संजय रॉय अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग थे। अगर कुछ और लोग थे तो वो कौन लोग थे? तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के 10:53। सुबह 6 बजे घटना का पता चला था, पर अब तक ट्रेनी डॉक्टर के घर अस्पताल की तरफ से कोई फोन नहीं किया गया। सुबह 10:53 पर अस्पताल की तरफ से एक शख्स ट्रेनी डॉक्टर की मां को फोन करता है और कहता है, मैं आरजीकर अस्पताल से बोल रहा हूं, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप फटाफट अस्पताल आ जाइए। और इतना कहते ही फोन कट जाता है। ट्रेनी डॉक्टर की मां ये सब सुनते ही घबरा जाती है और वापस उसी नंबर पर कॉल बैक करती है और कहती है कि अभी आपका फोन आया था, क्या हुआ मेरी बेटी को? अस्पताल की तरफ से जवाब आता है कि हम अभी आपको ज्यादा नहीं बता सकते, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। और फिर फोन कट जाता है। माँ तीसरी बार उसी नंबर पर फोन करती है। इस बार अस्पताल की तरफ से जवाब आता है कि मैं अस्पताल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जितना जल्दी हो सके अस्पताल आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर की माँ इतना सुनते ही घबरा जाती है। वो अपने पति को ये सब बताती है और ट्रेनी डॉक्टर की माँ और पिता 12 बजे अस्पताल पहुँच जाते हैं। अस्पताल पहुँचते ही संदीप घोष उनके पास आते हैं और दिलासा देते हैं। माँ लगातार ये कहती रहती है कि मुझे मेरी बेटी को देखना है। डॉक्टर की तरफ से जवाब आता है, अभी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त तक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी इसी आरजीकर अस्पताल के मोर्चरी में जा चुकी थी। इतनी विभत्स घटना एक बेटी के साथ होती है, पर उसके माँ बाप को बेटी की लाश देखने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। 12 बजे माँ बाप अस्पताल आए थे और अब 3 बज चुके थे, पर बेटी को अब तक नहीं देख पाए
और डॉक्टर सिर्फ यही दिलासा दे रहे थे कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब 3 बजे जब डॉक्टर्स को लगा कि अब बॉडी को दिखाना ही पड़ेगा तो वो ट्रेनी डॉक्टर की मां को मोर्चरी में लेकर जाते हैं। मां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को देखती है, आंखों से खून का रिसाव, होठों से खून का रिसाव, तन पर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जिस पर जख्म न हो। मां को समझ आ जाता है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। मां मोर्चरी से बाहर आती है और सबको बताती है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अस्पताल के छात्र अस्पताल के अंदर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और बात धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगती है। अब जैसे आपने एक कहानी सुनी कि उसके बाद पुलिस आती है, संजय रॉय नाम के एक आदमी को उठाती है और कहती है कि यही कातिल है, क्योंकि मौके से इसका ब्लूटूथ मिला है और उस दिन ये शराब के नशे में था और सेमिनार हॉल में जाता है और इसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब संजय रॉय चारों तरफ खबरों में छा जाता है। अब तक ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था तो पुलिस अंतिम संस्कार की तैयारी करती है और ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को लेकर सभी बड़े अधिकारियों के साथ ट्रेनी डॉक्टर के घर के पास मौजूद शमशान में पहुंच जाती है। पर अभी उस शमशान में 3 लाशें लाइन में थी और चौथा नंबर ट्रेनी डॉक्टर का था। पर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोचती है कि 3 लाश के बाद नंबर आएगा तो काफी समय लग जाएगा और पुलिस वहां के केयरटेकर से बात करती है और बॉडी का जल्दी से अंतिम संस्कार कराने की बात होती है। केयरटेकर मान जाता है और उन 3 लाशों को छोड़कर पहले ट्रेनी डॉक्टर की लाश का अंतिम संस्कार करा देता है। पुलिस के अनुसार ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि लोग बॉडी के साथ धरना प्रदर्शन न करने लगे। अगर ऐसा हुआ होता तो मामला हाथ से निकल जाएगा और पुलिस के अनुसार उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप से परमिशन लेकर ही ऐसा किया था। अब तक धरना प्रदर्शन बड़ी संख्या में होने लगा था और आनंद फानन में ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर फैसला होना चाहिए और दोषी को फांसी होनी चाहिए। और वो कहती हैं कि हम तो चाहते हैं कि संडे यानी 18 तारीख को दोषी को फांसी हो जाए। ऐसे में यहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी दोषी को 1 हफ्ते के अंदर फांसी नहीं दी जा सकती। पहले पुलिस जांच करती है, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ कितना समय लगता है ये तो हम सब निर्भया केस से ही जान